everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So हम लोग कर रहे थे परीक्षा वानी रिवीजन, लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे थे. हम पहुंच गए हैं यूनिट नंबर 14 जो है कि ऊर्जा संसाधन. तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, तो फिर हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं. हमारा पूरी बुक कंप्लीट होने को है. किसी देश या प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत अवयव है जो वर्तमान में ऊर्जा के विद्युत रूप का विशेष महत्व है. ऊर्जा के जो विद्युत रूप का है वह विशेष महत्व है. ऊर्जा के इस रूप को होम, कोयला, खनिज तेल, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस एवं जल आदि पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है. सूर्य तप, पवन, बायोगैस, समुद्री ज्वार, भूताप एवं अवशिष्ट कचरे आदि गैर परंपरागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को रूपांतरित करके प्राप्त किया जाता है. उत्तराखंड में खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि की कमी होते हुए भी जल का अपार भंडार है, जिस कारण जल विद्युत की व्यापक संभावना है. ठीक है. केंद्र सरकार ने ऑन कॉल के अनुसार यदि चीन के अनुरूप लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जाए तो यहाँ लगभग 40,000 मेगावाट तक जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है. इस 40,000 मेगावाट में लगभग 25,000 मेगावाट क्षमता वाली कई योजनाएं चिन्हित की जा चुकी हैं, जिसमें से लगभग 12,716 मेगावाट की 59 नई परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो गया है. लेकिन आपदा के बाद पर्यावरणीय कारणों के अनेक परियोजनाओं का निर्माण रोक दिया गया है. कोई भी परियोजना अगर हम स्टार्ट करते हैं, अन्य राज्य अथवा केंद्र द्वारा स्थापित किसी परियोजना से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क दी जाती है. तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अन्य राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित कोई परियोजना आपके राज्य में बन रही हो तो रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली आपको निःशुल्क दी जाएगी. ठीक है. वर्ष 2018 से 19 के बीच 15,318 गाँव में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा तथा दुर्गम क्षेत्र के 263 गाँवों में उडेरा द्वारा सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा चुका है. राज्य में विद्युत खपत की अपेक्षा उत्पादन काफ़ी कम है. मतलब उत्पादन की अपेक्षा काफ़ी कम है खपत. ठीक है. अतः बाह्य स्रोतों से ऊर्जा क्रय करना पड़ता है. मतलब जहाँ जितनी अपेक्षा है उससे कम किया जाता है. ठीक है. ऊर्जा नीति क्या है राज्य की और कब से स्टार्ट हुई, ये सारी चीज़ें देखेंगे. राज्य में गठन के बाद राज्य सरकार के अपार जल संसाधन को ध्यान में रखते हुए जिस ऊर्जा नीति का निर्धारण किया गया है उसके मुख्य बिंदु हैं निम्नलिखित. जैसे परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉरपोरेशन की अध्यक्षता या नियंत्रण में संचालित किया जाएगा. विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी. राज्य में पहले से अधूरी पड़ी 15 छोटी जल परियोजनाएं राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित की जाएंगी. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सहयोग से रुड़की, किच्छा, पिथौरागढ़ में 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा. सब स्टेशन, हाँ, जिससे राज्य का अपना स्वतंत्र ग्रिड बन जाए. विद्युत का उत्पादन पर्यावरण एवं पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा. ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन किया जाएगा. 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं लघु एवं 25 मेगावाट से अधिक वाली परियोजनाएं बड़ी परियोजनाएं कहलाएंगी. 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई. तो क्वेश्चन आ सकता है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति घोषित कब की गई? 29 जनवरी 2008 में. ठीक है. इस नीति में 2020 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, सौर, बायोमास, जियोथर्मल आदि से 1000 मेगावाट क्षमता से अधिक वाले विद्युत उत्पादन की प्रतिस्पर्धता जताई गई है. इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाएगा. 5 मेगावाट से कम वाली क्षमता के जल विद्युत पावर
को 15 वर्षों के लिए तक रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। इसके बाद 18% रॉयल्टी ली जाएगी। ठीक है। प्रीमियर की राशि 5 लाख रुपए के प्रति मेगावाट से घटाकर 5,000 प्रति आवेदन और आवेदन प्रक्रिया शुल्क 25,000 रुपये कर दी गई है। परियोजनाओं की स्थापना संबंधी प्रस्तावों की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। ध्यावत है कि इस नीति के निर्माण के समय राज्य की जल विद्युत क्षमता 15,000 मेगावाट तक आकलित की गई है। अब संगठनात्मक ढांचा देखते हैं राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से ऊर्जा विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया। तो उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया। फिर उपरोक्त निगम नियंत्रण में विद्युत उत्पादन पर पारेषण तथा वितरण के लिए 3 अलग अलग निगमों का गठन किया गया। प्रमुख संगठनों का संगठन निम्न उसमें से उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड पहला है इसमें। इस निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को गठित उत्तराखंड विद्युत निगम के अंतर्गत राज्य की जल क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया। वर्तमान में इस निगम के नियंत्रण में 20 से अधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, जहां 1365 या 1365 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा 20 से अधिक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन मतलब जिनका अभी कार्य कंटिन्यूअसली चल रहा है। यह निगम ही राज्य की परियोजनाओं के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र या केंद्रीय संगठनों को आवंटित करता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके बारे में देखेंगे। केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को इस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। फरवरी 1989 में टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग से लेकर इस कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को, आपको याद रखनी है डेट। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड PTCUL का गठन कब हुआ? 1 जून 2004। इनका ईयर आपको याद रखना है। PTCUL पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं, तो फुल फॉर्म और आपको ईयर याद रखना है, कौन से ईयर में डेट के साथ इसका गठन हुआ। 1 जून 2004 को राज्य में बिजली ट्रांसमिशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। इस निगम का काम 132 kV और उससे ज़्यादा क्षमता वाली बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना और सुचारू रूप से बिजली सप्लाई को कायम रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL। इस कंपनी का गठन UJVNL और PTCUL से बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक वितरण किया गया है। 132 kV से नीचे के सब स्टेशनों का नियंत्रण इसी निगम के हाथ में होता है। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी UREDA, इस एजेंसी की स्थापना राज्य में पुनर्नवीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए की गई है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में तथा क्षेत्रीय कार्यालय सभी जिलों में है। ठीक है। यूरेडा का कार्यालय सभी जिलों में है, क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। इस आयोग की स्थापना राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए की गई है। फिर आता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। इसका गठन पावर ग्रिड की स्थापना इसके एवं उसके संचालन के लिए किया गया है। कुछ निम्न उत्पादनरत परियोजनाएं हैं, जैसे
जल विद्युत के की अपार संभावनाओं को लेकर 1906 से 7 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना होने लगी। और जैसे ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ है, इनका स्थान पूछ सकते हैं तो मसूरी देहरादून मार्ग पर क्यारकुली तथा भट्टा गांव के मध्य में है। फिर उसके बाद जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, यह 1919 में शुरू की गई थी। और ये क्या है, यह मैसूर के बाद देश का दूसरा और भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना 1909 में इसकी स्थापना हुई, शुरू की गई है। और मैसूर के बाद ये देश की, भारत की, मतलब भारत में ये दूसरी प्रथम विद्युत संयंत्र है उत्तर भारत की। ठीक है, ग्लोगी मैसूर है, मैसूर दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत की ग्लोगी विद्युत परियोजना। ठीक है, याद रखनी है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आता है पथरी परियोजना, ये हरिद्वार में है, 20 मेगावाट इसकी क्षमता है। मोहम्मदपुर परियोजना, ये भी हरिद्वार में है, इसकी 9.30 मेगावाट है। खटीमा परियोजना शारदा नदी पर 41 मेगावाट इसकी क्षमता है। लोहिया हेड परियोजना यूएस नगर 27 मेगावाट। ठकरानी परियोजना 33 मेगावाट देहरादून। आपको इसकी मेगावाट क्षमता और लोकेशन याद रखनी है। ढालीपुर परियोजना देहरादून 51 मेगावाट। छिब्रो परियोजना देहरादून 240 मेगावाट। रामगंगा परियोजना पौड़ी 198 मेगावाट। चीला परियोजना पौड़ी 144 मेगावाट। खोदरी परियोजना यमुना देहरादून 120 मेगावाट। टनकपुर परियोजना शारदा चंपावत 120 मेगावाट। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट टिहरी परियोजना, भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर भारत का बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 260 मीटर ऊंचे काफर बांध, अब पूछेंगे काफर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है आपको, का निर्माण किया गया, जो एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध परियोजना। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको अच्छे से देखना है। ये एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये पूरे मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर, इसलिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और 1978 से सिंचाई विभाग द्वारा इस बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ठीक है, इस प्रयोजन से टिहरी जल बांध निगम की स्थापना कर 1989 में निर्माण की जिम्मेदारी निगम को सौंप दी गई थी। इसकी कुल 2400 मेगावाट के विद्युत उत्पादन क्षमता करने वाली परियोजनाएं, 2 चरण है इसके। प्रथम चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना, द्वितीय में 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज पॉइंट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इनका फिर टिहरी जल परियोजना जो है, इसके लाभ क्या क्या हैं। एक तो ये 2400 मेगावाट इसका विद्युत उत्पादन करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। फिर है वर्तमान में 6.04 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र सिंचाई के स्थायीकरण के अलावा 2.7 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इससे होती है। दिल्ली के 40 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 300 क्यूसेक तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों के तथा गांव के लोगों के लिए प्रतिदिन 200 क्यूसेक पेयजल उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में बाढ़ की कमी, स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर, मतलब जो वहाँ पे इस परियोजना के आसपास जो भी लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त कराया जाता है। विस्थापन और पुनर्वास, जैसे जिस एरिया पे ये बांध बना हुआ है वहाँ के लोकल लोगों को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि उनको वहाँ पे रोजगार मिलेगा। ठीक है, फिर है परियोजना संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य।
परियोजनाएं संबंधी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इस बात का डिज़ाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। इसकी शुरुआत 6000 मेगावाट परियोजना की थी। शुरुआत जब करी थी 6000 मेगावाट परियोजना की थी। इसकी लागत 179 करोड़ रुपए थी उस टाइम पे। लेकिन 1986 में सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जो के भारत आगमन और टिहरी बांध निर्माण के मदद के लिए समझौता होने के साथ केंद्र सरकार ने इस परियोजना का विस्तार इससे प्रथम चरण को 1000 मेगावाट और द्वितीय को 1000 मेगावाट और 1400 मेगावाट करने की घोषणा की। टिहरी बांध परियोजना जो हुई उसका विरोध भी बहुत हुआ, क्योंकि कोई भी परियोजना बन रही है तो उसमें वहाँ के लोकल लोगों का, जब आप कहीं पे बांध बनाओगे उससे वहाँ पे बाढ़ आएगी, उसके आसपास के क्षेत्र आपको खाली करने पड़ेंगे, तो लोकल लोगों का वहाँ पे विरोध भी होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी परियोजना है। टिहरी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के अस्तित्व मिटने और परिणाम स्वरूप लोगों के विस्थापित होने और भूगर्भिक एवं पर्यावरणीय कारणों से परियोजनाओं का शुरू में विरोध होता रहा है। बांध का विरोध में सर्वप्रथम आवाज टिहरी गढ़वाल के रियासत राजमाता कमलेंदुमती शाह नेगी ने उठाई। तो टिहरी परियोजना के विरोध में सबसे पहले किसने आवाज उठाई, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो राजमाता कमलेंदुमती शाह नेगी ने। ठीक है। उनके बाद 1978 में टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन हुआ। तो 1978 में टिहरी बांध विरोधी जो समिति बनी उसके मुख्य अध्यक्षता किसने करी थी, विद्यासागर नौटियाल जी ने। ठीक है। समिति से दिल्ली तक निरंतर संघर्ष करती रही। सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सकलानी आदि इस समिति में जुड़े हुए थे। ठीक है। इसको जो 1991 में बहुगुणा के नेतृत्व में समिति ने धरना देकर 76 दिनों तक बांध का निर्माण कार्य को रोक के रखा। ठीक है। अब हम देखते हैं इस परियोजना से उत्पादित बिजली 88% उत्तर प्रदेश सरकार को और 12% उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में दी जाती है। ठीक है। धौलीगंगा फेज 1 परियोजना क्या है? 280 मेगावाट की भारत सरकार की यह जल परियोजना पूर्वी धौलीगंगा नदी पर धारचूला के पास स्थित है। ठीक है। इस परियोजना में 2005 में चालू किया गया था इस परियोजना का बांध 56 मीटर ऊंचा तथा 317 मीटर लंबा है, जिसका निर्माण CFRD कंक्रीट फेज रॉकफेल डैम से किया गया था। भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल कौन सी परियोजना में किया गया? धौलीगंगा फेज 1 में। ठीक है। इस बांध का निर्माण NHPC द्वारा कराया गया। कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली यह पहली परियोजना थी। अब नेक्स्ट आती है मनेरी भाली परियोजना, फर्स्ट और सेकंड। 90 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना 1983 से कार्यरत है। यह भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 304 मेगावाट की मनेरी भाली सेकेंड परियोजना का निर्माण 1976 में हुआ। फर्स्ट का 83 में हुआ, सेकेंड का 1976 में हुआ, लेकिन धनाभाव के कारण 1990 से निर्माण कार्य शुरू हुआ। ओके। पहले प्रस्तावित था 76 में, लेकिन स्टार्ट हुआ 1990 में। 2002 से 3 में पुनः शुरू करा गया तथा परियोजना फरवरी 2008 में चालू की गई। फिर आते श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अलकनंदा नदी और पौड़ी में स्थापित 330 मेगावाट की यह परियोजना है। फिर कुछ चिन्हित परियोजनाएं हैं जो कुछ निर्माणाधीन है और कुछ बन गई हैं। जैसे राज्य में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इनकी फुल फॉर्म आ सकती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, NTPC क्या है, NHPC क्या है, THDC क्या है। तो उस टाइम पे कुछ नया सा लगता है। सतलुज जल परियोजना, और ये सारी कुछ
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनका, इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ठीक है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में राज्य में विद्युत परियोजनाओं में प्रायः सुरंग प्रणाली यानी कि रन ऑफ द रिवर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरंग बनाई जाती है सारी परियोजनाओं के लिए। इस तकनीक में नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के बजाय सुरंगों के माध्यम से अपना रास्ता तय करती हैं। इस तकनीक का उपयोग करने से विस्थापन एवं पर्यावरणीय समस्याओं में कमी एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है।